अस्सलाम वालेकुम। एक खुसूसी शो के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां हफ्ते की दोपहर और मई की 2 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की रात है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने कल के शो के हवाले से एक तस्हीह करना चाहता हूँ। मैं गलती से हफ्ते के दिन के बजाय इतवार का दिन कह गया। जो गलती थी उस पर मैं माज़रत खा हूँ। नादरीन, आज के शो में मेरे साथ हमारे एक हमेशा आते हैं मेरे शो में, बड़ी मेहरबानी उनकी, जनाब साद हफीज साहब। साद हफीज साहब एक बहुत अच्छे लिखारी हैं। इनके आर्टिकल्स दुनिया भर के जरायद में छपते हैं। आप एक फॉर्मर इंटरनेशनल बैंकर हैं और आलमी सियासत पर आपकी बहुत गहरी नज़र है। तो आइए उनसे बात करते हैं। साद साहब, वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया जहांगीर साहब। थैंक यू सर, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि आपसे बात हो और आपकी जो सोच राय है उससे इस्तेफादा किया जाए। सर, दुनिया में इस वक्त तो जो तवज्जो का मरकज बनी हुई है वो तो जाहिर है अमेरिका की सियासत से जुड़ी आलमी सियासत है। और फिर जहां ईरान जंग अभी तक खत्म नहीं हुई और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस चल निकली है कि जो 60 दिन ट्रंप के पास थे वॉर पावर के तहत, तो वो तो खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को एक खत लिखा जिसमें उनका कहना था कि जंग तो टर्मिनेट हो गई है और अब तो हम पर ये वार पावर का जो आप कह रहे हैं इसका कोई हम पर इतलाक नहीं होता। तो ये फरमाइए कि क्या सूरत हाल है। यानी कल भी मैंने इस पर थोड़ी बात की थी कि आखिर ये जंग टेक्निकली भी खत्म नहीं हुई, जमीन पर भी खत्म नहीं हुई, तो ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, बस उनकी एक कंटिन्यूएशन है। इसकी हिस्ट्री भी है काफी। जहांगीर साहब के प्रीवियस प्रेसिडेंट्स ने इसको इस्तेमाल किया। और फिर ये जो 60 डे का जो पीरियड है उसको एडहियर नहीं किया। तो हम्म। हिस्टोरिकली इनके पास कुछ थोड़ी बहुत वो है सपोर्ट के प्रीवियस प्रेसिडेंट्स हैव डन द सेम। बड़ी अफसोस की बात है वैसे, क्योंकि आई थिंक दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन अमेरिका। क्योंकि आप इस तरह आप जंग कर नहीं सकते, शुरू नहीं कर सकते। और इन्होंने तो एक्सप्लेन भी नहीं किया कि जंग क्यों किस वजह से शुरू की इन्होंने। इट बिल्कुल। वॉज नॉट वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स भी। नाउ ही इज गॉटन अवे विद इट। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम मैंने सीज फायर जो है वो एक बेसिकली एक टर्मिनेशन हो गई है इस जंग की। और कहीं से भी नजर नहीं आता कि एक जंग टर्मिनेट हुई है। तो अभी दिस इट्स। टर्मिनेशन भी एक बड़ा टेक्निकल लफ्ज है साथ साथ। जी जी। जी जी टर्मिनेशन का क्या बिल्कुल। मतलब है? टर्मिनेट का मतलब तो ये है कि फौरन खत्म कर दी या बंद कर दिया, या अगर आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, जी यू आर टर्मिनेटेड, यानी विद इमीडिएट इफेक्ट। जी तो जी। क्या ऐसा कुछ हुआ है? मैं बिल्कुल नहीं हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं हम्म। आपसे कि टर्मिनेशन इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड। इट इज हम्म। अ डेफिनेटिव वर्ड। और एग्जैक्टली। फिर इसके और ऐसी कोई हमें एविडेंस नहीं है जहांगीर साहब कि ये जंग टर्मिनेट हुई हुई है। ये जंग स्टेलमेट के ऊपर है। ये स्टेलमेट हुआ बड़ा जबरदस्त डेंजरस स्टेलमेट हुआ दुनिया के लिए। क्योंकि एक बिल्कुल। तरफ तो आपने ईरान को इकोनॉमिकली स्क्वीज कर रहे हैं इस बुरी तरह कि वो शेडो फ्लीट्स के ऊपर आ गए हैं कि यानी कि हम्म। टैंकर जो हैं वो छुप छुप के जगह जगह से जा रहे हैं उनकी एक्सपोर्ट्स के लिए। दूसरी तरफ आपने आप डर से, क्योंकि ईरानियन मिसाइल्स तो अभी भी हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो आपने अपनी नेवी को काफी दूर रखा हुआ वहां से। सो वो रेंज में ना आए या कम रेंज में आए। सो इट्स अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन। एंड दुनिया की इकोनॉमी पर जो असर पड़ रहा है वो बढ़ता चला जा रहा बेशक। और एक चीज और कि अगर सदर ट्रंप की राय में ये जंग खत्म हो गई है तो फिर जाहिर है फौज को रखने का वहां पर क्या, यानी हकीकत तो है कि नहीं खत्म हुई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम सब जानते हैं कि जंग तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि जंग कैसे और कब खत्म होगी। मेरा ये ख्याल है कि ये जंग जब ही खत्म होगी और खत्म ये मेरा असेसमेंट यही है कि जल्दी खत्म होगी। हम्म। क्योंकि दोनों साइड्स एग्जॉस्टेड हैं। दोनों जगहों की ईरानियंस की तो इतनी डिटर्मिनेशन नहीं है, लेकिन सर्टेनली जहां हम रहते हैं डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज इन बोथ कंट्रीज प्ले अ बिग रोल। एंड इन इसराइल व्हिच इज द अदर कम्बेटेंट। वहां तो इसराइल में शुरू करता हूं, वहां तो वॉर की सपोर्ट काफी हाई है अभी भी। लेकिन नेतन्याहू की जो सब पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम होती जा रही है बिकॉज ही हैज नॉट अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव्स। देन मोर इम्पोर्टेंटली वी डू नॉट नो इतनी इतनी डैमेज के बाद ईरान के अंदर जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी जो सपोर्ट करती है वॉर, जो बेसिकली उनकी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, आईआरजीसी है एंड सो ऑन, वो सपोर्ट करते हैं इस जंग को। उन वो कितने स्ट्रांग हैं
तो वो भी एक डिटर्मिनेंट है। और यहाँ तो हमें क्लियर है, ये तो सब कुछ क्लियर है कि द द द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस वॉर इज सो लो। आई मीन देयर इज हिज अप्रूवल रेटिंग्स बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ रिपब्लिकन ही सपोर्ट रहेगी, इंडिपेंडेंट्स एंड डेमोक्रेट्स हु विल बी क्रूशियल इन द नवंबर इलेक्शन, उन लोगों ने इस वॉर को सपोर्ट ही नहीं करते हो बिल्कुल। और इकोनॉमी बिल्कुल। पे आप देख रहे हैं कैसा पड़ता जा रहा है। तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वॉर अनपॉपुलर है हर जगह, और इसका अर्ली रेजोल्यूशन होना चाहिए और हो भी जाएगा। बिल्कुल, वो उनकी सियासी जरूरत भी है मेरी राय में। बिल्कुल आप ठीक कह जी रहे हैं, क्योंकि नवंबर इलेक्शन जितने जितने करीब आ रहे हैं, गैस स्टेशन पर पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आम अमरीकी जेब पर जो है इसका असर आ रहा है। और हमेशा अगर इंटरनल डायनामिक्स ही अमेरिका के इलेक्शंस का यानी फैसला करते हैं, जो हमेशा करते चले आ रहे हैं, तो भी ये जो सिचुएशन बन रही है वो रिपब्लिकन या सदर ट्रम्प की पार्टी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा जरा गियर शिफ्ट करूंगा, और थोड़ा डिप्लोमेसी की तरफ आऊंगा। इसमें पाकिस्तान का एक बहुत सेंट्रल रोल है। आपने बहुत लिखा भी है, आपके आर्टिकल्स दुनिया भर के मुख्तलिफ जरीदों में छपते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। और मैंने देखा है कि वहां पर इसके ऊपर अब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर बहुत बात हो रही है। लेकिन मेरा एक सवाल थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ है। वो यूं कि पाकिस्तान यकीनन एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, एक मैं कहता हूँ तारीखी किरदार अदा कर रहा है, कि इस वक्त पाकिस्तान पर अमेरिका भी एतमाद कर रहा है और ईरान भी शायद एतमाद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब का एक इत्तेहादी भी है। डिफेंस उसने एक डील की हुई है उनके साथ, बाकायदा एक मुआहदा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के 13,000 फौजी इस वक्त तकरीबन ईरान की सरहद से 278 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान सिफारतकारी तो कर रहा है, लेकिन अगर ये एक्टिव हॉस्टिलिटी की तरफ बात दोबारा जाती है, तो पाकिस्तान ने कहीं अपने आप को बंद गली में तो नहीं डाल दिया? क्योंकि इस मुआहदे के तहत तो फिर पाकिस्तान को जंग में कूदना पड़ेगा अगर ये सब कुछ होता है। और फिर ऐसे वक्त जब अमरीका, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान भी एक जो सर जंग थी वो अब खुली जंग में तब्दील हो चुकी है। तो यहाँ पर जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन भी चेंज हो रही है, और इसमें पाकिस्तान की सिफारतकारी भी है, और पाकिस्तान के बहुत भारी स्टेक्स भी हैं। और सबसे बढ़कर बात यह कि सऊदी अरब और इन तमाम गल्फ ममालिक की जो इकॉनमीज हैं, उनका मेरा ख्याल है बहुत बड़ा उस पर असर पड़ा है। तो इस पूरी सूरत हाल में आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस या डिप्लोमेसी के जरिए अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करने की बात हो तो। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़े अच्छे सवाल हैं आपके, सारे बहुत से सवाल हैं इसमें। लेकिन मैं इस तरह आपको बात करूंगा कि पाकिस्तान जो है इस एरिया से खुद को आइसोलेट तो नहीं कर सकता। इट इज पार्ट एंड पार्सल। क्योंकि हम लोग, सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि वी आर स्टिल अ मेजर ऑयल इंपोर्टर, बिल्कुल। मेजर इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस एंड सो ऑन। तो ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से हमें एक रोल तो प्ले करना ही था। अब ये है कि वी आर गोइंग टू प्ले व्हाट काइंड ऑफ रोल, वो तो काफी आपने डिस्कशन इसकी हो चुकी है, और मेरे ख्याल में आज तक ये हो रहा है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ रोल। और जैसे मैंने अर्लियर बात की कि ये जंग जल्दी खत्म होनी चाहिए, उसमें पाकिस्तान अब भी बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर रहा है एज वी स्पीक। बिल्कुल। तो वो अपनी जगह बात है। तो क्वेश्चन मेरी इज कि भाई देखें, सऊदीज के साथ जो हमारा पैक्ट है, look, we have to look at it in isolation from all this also, because ये जो जंग नेतन्याहू के बिहेस्ट के ऊपर अमेरिका ने शुरू की, ट्रम्प साहब ने शुरू की, उससे मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड कंप्लीटली। इट हैज चेंज्ड एक्सपोनेंशियली। क्योंकि ये हुआ है कि देखें, यूएई ने ओपेक छोड़ दिया, ये तो एक बात है। दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स सो मच। बेसिकली ओपेक का तो वो हुआ है, सारे ओपेक को कतर ने भी छोड़ दिया था 2019 में। तो Yeah. ऐसी ऐसी बात नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन इससे अमेरिकन बेसेस जो हैं, अभी आपने सीएनएन की रिपोर्ट तो रिसेंट देखी होगी कि जो अमेरिकन बेसेस इस एरिया के अंदर हैव बीन डैमेज्ड hugely by the Iranian missiles. तो Right. उनकी जो सिक्योरिटी apparatus है वो भी अफेक्ट हुई बहुत ज्यादा। एनीवे, सो ऑल ऑफ दिस हैज क्रिएटेड risks and opportunities for Pakistan. बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है हाउ पाकिस्तान मैनेजेस दिस। बट टू सिट बैक एंड जस्ट से लाइक द इंडियंस डू कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते इस कॉन्फ्लिक्ट में, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इतनी गुंजाइश ही नहीं है। वी आर फ्रंट लाइन स्टेट इन ऑल दिस। ईरान हमारा बॉर्डर है, हमारा
और ये हमारे टाइज भी हैं इन कंट्रीज के साथ। तो पाकिस्तान आई थिंक इज प्लेइंग द करेक्ट रोल। वेदर इट वर्क्स आउट और नॉट, वील हैव टू सी। बट बिल्कुल। और कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे वी आर डिपेंडेंट not only for financial loans and things like that on the Arab countries, but we are also dependent on peace with our neighbor Iran. बेशक बेशक, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अपने जो डिप्लोमेटिक कार्ड हैं वो काफी समझदारी से खेले हैं। पाकिस्तान के पास वाकई कोई चॉइस नहीं थी, पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना था। पाकिस्तान ने एक और जो मेरी राय में डिप्लोमेसी को तरजीह दी, उसकी वजह ये भी है कि ये बेसिकली पाकिस्तान को एक एक्टिव जंग से दूर रखने का अच्छा तरीका भी है, क्योंकि पाकिस्तान जब मीडिएशन के रोल में चला गया तो फिर पाकिस्तान को सऊदी दिफा के लिए फौरन तैयार होने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जहां पर ये बिल्कुल आपके पास कोई रास्ता ना रहे। तो पाकिस्तान ने अपने लिए वो स्पेस पैदा की, वो तो बात ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा एतमाद कर रहा है, और पाकिस्तान भी अमेरिका पर आंखें बंद करके एतमाद कर रहा है। बात शुरू हुई वो रेयर अर्थ मिनरल से, फिर क्रिप्टो से, फिर और पता नहीं क्या क्या हमने अमेरिका के साथ वायदे की वईद किए। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो आज भी अमेरिका की सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर इस वक्त भी कम से कम 4 किस्म की सैंक्शंस हैं अमेरिकन। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद सदर ट्रंप के साथ हमारी क़यादत के डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, और ट्रंप रोजाना उनकी बड़ी तारीफ भी करते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान ना तो ये फायदा उठा सका कि अपने ऊपर से सैंक्शन हटाए, और ना ही पाकिस्तान और अमेरिका की तिजारत में कोई ड्रामाई तब्दीली आई, कुछ भी नहीं आया। तो पाकिस्तान को इसमें जो आपने एक ज़ाहिरन इंटरनेशनली आपने अपने लिए एक बहुत अच्छी स्पेस पैदा की, लेकिन अदर देन दैट जो आम पाकिस्तानी है उसके लिए इसमें क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला जहांगीर साहब, ये तो क्लियर है। लेकिन लेकिन ये जो आप सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये हिस्टोरिक भी हैं, ये प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुई थी और अब भी चल रही हैं ये। बट कोई पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा इनका। ये आप देखें कि पाकिस्तान रेगुलर टेस्ट कर रहा है, अपनी प्रोफिशिएंसी इस एरिया के अंदर बढ़ा रहा है, एंड इट इज रिकग्नाइज्ड बाय द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन द थिंक टैंक्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो वो तो अपनी जगह बात है। लेकिन आपने जो क्रूशल सवाल पूछा है कि जो हमारे एवरेज पाकिस्तानी है उसको क्या इससे फायदा मिला है, अभी फिलहाल जो हमने इतना रोल प्ले किया है और अमेरिकन के ऊपर एतमाद किया है, मेरे ख्याल में हमारी जो हिस्ट्री रही है अमेरिका के साथ, एतमाद एक चीज होती है, इट्स अ गुड टर्म टू यूज, लेकिन ए मोर इट्स ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट ऑन बोथ साइड्स। तो बिल्कुल। उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें, एंड इसके बेनिफिट्स आ सकते हैं, आएंगे, लेकिन दे विल टेक टाइम, और वो हम अभी उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट बिल्कुल वो नहीं बेनिफिट्स कर विल सकते। अक्रू। जी। नहीं, वो बात ठीक है कि पाकिस्तान ने जैसा ईरान को राहदारी दे दी है, ट्रंप से पूछा भी गया तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने कुछ जी। कहा नहीं। यानी वो एक वायलेशन है जो बेसिकली पाकिस्तान ने की, लेकिन अमेरिका इज फाइन विद इट। शायद इससे पाकिस्तान को कुछ इकोनॉमिक फायदा भी हो। लेकिन जी। मेरा सवाल ये फिर भी यही है कि देखिए, जर्मनी से ज्यादा करीब यानी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को अगर यूएस जर्मन रिलेशन से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि जर्मनी में अमेरिका के 36,000 फौजी हैं, और फिर कल हमने ऐलान सुना है कि अमेरिका वहां से 5,000 फौजी वापस बुला रहा है। यानी बदएतमादी की एक फजा बन चुकी है। तो अगर जर्मनी और अमेरिका के ताल्लुकात इस तरफ जा सकते हैं सिर्फ एक बयान की वजह से, तो क्या पाकिस्तान को अमेरिका पर एतमाद करना चाहिए? नहीं, एतमाद की तो जैसे मैंने बात की ना कि ये तो बड़ा एक इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा यूज किया जाता है ये एतमाद, बट इट रियली डजंट एग्जिस्ट। वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप इस तरह देख लें, लेट्स कम क्लोजर टू होम। आपने यूएस जर्मनी की बात की, वी कैन डिस्कस दैट, बट यूएस इंडिया आप देखें कि वो रिलेशनशिप तो इतनी, इट वाज गोइंग हाउडी मोदी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, इट गॉन टू द स्टार्स कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनेंगे। लुक वेयर द रिलेशनशिप इज नाउ, बिकॉज दुनिया में जहांगीर साहब, यू एंड आई हैव डिस्कस दिस, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट नाउ। These are not genuine long-term alliances, transactional. So in terms of the transactional relationship, I think the US and Pakistan are in a good place. And while benefits have not accrued, but they will accrue in the future, as long डिफिशन। as yeah, as long as कोई मेजर और चेंज होती रहती है, एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम हियर ऑन। लेकिन अगर ये नहीं होता तो मेरे ख्याल में अच्छी ट्रेजेक्टरी है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अगर फौरन कोई इसका फायदा नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल हर लिहाज से फायदा हो रहा है, क्योंकि चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो अमेरिका के जेर असर हैं, वहां पर बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोफाइल है तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ज़रूरियात हैं उनमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर चाहे वो फ़ायदा सिर्फ कर्ज़ों की सूरत में होता है, लेकिन अगर तिजारत की तरफ ये बात जाए तो फिर बात बनेगी। लेकिन तिजारत को बढ़ाने के लिए भी आपको मुल्क में तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कहते तो जी। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, वहां पर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। दूसरा, आपको अमन चाहिए होता है। और तीसरा, आपको कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज चाहिए होती है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ये तीनों चीजें हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एक फेवरेबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है? तो क्या पाकिस्तान, अगर दुनिया अपनी मार्केट्स के दरवाजे पाकिस्तान के लिए ज्यादा खोले भी, तो क्या पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान जो है उनकी जरूरियात को पूरा करने के काबिल हो और यहाँ पर पाकिस्तानी कुछ पैसे भी बना सके? क्या आपको कुछ नजर आ रहा है ऐसा? बिल्कुल, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वी आर नो वेयर क्लोज। पाकिस्तान तो उस सिचुएशन में है ही नहीं, क्योंकि ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना तो हमने कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। उसी तरह हमारी एलिट कैप्चर है, वो नहीं इंडस्ट्रीज को हम सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, एंड सो ऑन so forth. So environment, business environment is not suited for exports right now in Pakistan at all. ये तो सर्वाइवल मोड में है, इसी वजह से लोन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एंड बेसिकली, और ये जो क्राइसिस आया कि सडनली यू आर प्रोजेक्टिंग ऑयल एट $60 अ बैरल, टुडे इट्स 113, 114, तो ये तो बड़ी मेजर हिट हुई है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और भी ज्यादा होंगे। तो कितने भी एक्सपोर्ट मार्केट्स ओपन हो हमारे लिए, बिकॉज ऑफ आर रिलेशनशिप्स एंड आर रोल इन दिस वॉर, उसको हम एक्सप्लॉइट करने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए पाकिस्तान इज इन नो पोजीशन राइट नाउ। और इसको अब मसला यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के पास जो है तीन बुनियादी ज़रूरियात हैं। पाकिस्तान इज डेफिशिएंट ऑन ऑल थ्री। और या डिस्पाइट इतने ज़्यादा अच्छे इंटरनेशनल फेवरेबल एनवायरनमेंट के, पाकिस्तान उस पर उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा। और वजह यह है कि हमने इंटरनली अपनी कमजोरियां खुद ही एग्रेवेट कर दी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। और उसमें इमरान खान का जिक्र भी आता है। पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो जो हिजब इख्तिलाफ नाम की चीज़ है वो तो रही नहीं। इंडिपेंडेंट मीडिया हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल था पाकिस्तान में। मेरी राय में जितना आज़ाद मीडिया परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में था, वो आपको शायद इमरान खान के दौर में भी नजर नहीं आया। तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। तो मामलात उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर आपको इंस्टेबिलिटी हर तरफ नजर आ रही है। और इसमें अब मुझे ये बताइए कि इमरान खान को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, 1,000 दिन हो गए, 1,002 दिन आज शायद उनका है, दूसरा दिन है कि वो जेल में है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। पाकिस्तान, अगर रियासत इस तरीके से अपने साबिक वजीर आजम और एक क्रिकेट हीरो और पाकिस्तान के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट को अगर इस तरीके से ट्रीट करके मिसाल बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान इस, यानी जो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम का गर्दाब है, इससे कभी निकल पाएगा? और इसके लिए पाकिस्तान को करने की क्या जरूरत है, यानी रियासत के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, लेट्स पुट इट दिस वे, इस मुश्किल सूरत हाल में, जो रियासत के लिए भी यकीनन बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मेरा इसके ऊपर नॉन इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर तो इतनी बातें चलती रहती हैं, और ज्यादातर न्यूआंस्ड रिस्पॉन्सेज कोई देता ही नहीं है, सब कुछ इमोशनल होते हैं। इसके अंदर कई चीजें हैं, एंड आई कीप दिस वेरी ब्रीफ। मेरे ख्याल में जो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड द हाइब्रिड रिजीम एंड इमरान खान एंड द पीटीआई, पीटीआई को तो आप भूल जाइए, उन्होंने ब्रोकन इट, and बिल्कुल। PTI is no longer a functional party आई एग्री। that can pose a threat to the regime. ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है जहांगीर साहब बिटवीन द रूलर्स एंड इमरान खान इज ब्रोकन, इज नॉन एग्जिस्टेंट, एंड द रिलेशनशिप इज ब्रोकन, इस तरह कहूंगा मैं। तो आई डोंट सी कि कोई किसी तरह की रिकंसिलिएशन हो सकती है अनलेस के इमरान खान इसको इनिशिएट करें, और एंड ही एग्रीज टू सर्टेन टर्म्स टू स्टे आउट। और ये आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले कितना एग्रेसिव होते थे इमरान खान, कितनी एग्रेसिव होती थी पीटीआई। दैट्स नो लॉन्गर द केस। इनफैक्ट आफ्टर दिस इनिशिएटिव ईरान वॉर के अंदर और भी ज्यादा, सिंदूर से शुरू हो गया था ये ऑपरेशन सिंदूर से, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, हाइब्रिड है, इनकी जो कोट अनकोट एक्सेप्टेबिलिटी, नॉट पॉपुलैरिटी, दो डिफरेंट चीजें हैं, वो बहुत बढ़ गई है। तो दे आर मोर एक्सेप्टेबल राइट नाउ, दे आर नॉट पॉपुलर एट ऑल।
comparatively to Imran Khan, but they're more acceptable to the world as well. तो उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये जो इंस्टेबिलिटी है ये इसी तरह को मैनेज करते रहेंगे वो। और दुनिया के अंदर आप खुद ही देखा है, हम इस कंट्री में ही देख रहे हैं जहां हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जो एक स्पिरिट थी वो खत्म होती जा रही है दुनिया के अंदर। मोस्टली इट्स मोर अथॉरिटेरियन, द होल सिस्टम इज मोर अथॉरिटेरियन। तो उसका भी बेनिफिट इस रेजीम को मिल रहा है। बेशक तो मिल रहा है। मेरा तो मेरा ये ख्याल है कि आई प्रोबेबली विल सी, यू विल सी अ 12 month पीरियड जिसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ही रिमेन इन जेल, एंड द फैक्ट देयर विल बी नो रिकंसिलिएशन एंड सो ऑन। आगे चल के शायद रूम क्रिएट हो, बट आई डोंट सी हिम कमिंग बैक टू पावर एज लॉन्ग एज दिस करंट एस्टेब्लिशमेंट इज इन कंट्रोल। और दिस करंट एस्टेब्लिशमेंट हैज इंडेफिनिट, लाइक वो क्या कहते हैं कि गैर मामूली ताकत है उनके पास। दे हैव लाइक बेसिकली अनब्रिडेड पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सब कुछ उनके पास है। और इंटरनेशनल सपोर्ट भी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको इस इंटरनेशनल सूरत हाल का ही बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन आखिर में सवाल यही पैदा होता है कि क्या सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का शायबा भी स्टेबिलिटी का शायबा भी बनाया जा सकता है? तो वो तो अभी तक नजर नहीं आ रहा। और इसीलिए मैं यही कहता हूं कि अगर इनिशिएटिव इमरान खान की जानिब से आना चाहिए, और मैं आपसे एग्री करता हूं कि बिल्कुल आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसको जाती अनाद और लड़ाई में तब्दील होना चाहिए जो इस वक्त नजर आ रही है। जब तक ये इससे नहीं निकलेगा, मेरा नहीं ख्याल के मामला दुरुस्त होंगे। आई एग्री विद यू। और फिर जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, बिल्कुल पीटीआई जो है वो अब वो सियासी जमात नहीं रही। अब ये धड़ों में तकसीम हो चुकी है, और सारे के सारे कहीं एक जगह रिपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरी जगह रिपोर्ट कर रहा है, और जो शख्स उनका लीडर है वो जेल में बैठा है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त एक इस लिहाज से एक सियासी बंद गली में है जिसको फिलहाल मैनेज किया जा रहा है। आ, आखिरी वन लास्ट वर्ड, 1 मिनट है हमारे पास साथ साहब। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको जो मिडल ईस्ट का असर है वो पाकिस्तान पर कितना आता नजर आ रहा है? ब्रीफली, अगर ये जंग जल्दी खत्म हो जाती है और किसी तरह की सेटलमेंट, इवन दो वेदर इट होल्ड्स और नॉट, हो जाती है, तो फिर तो जो इफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर फेवरेबल इफेक्ट होगा उसका, एंड सो ऑन। लेकिन अगर लंबी चलती है ये जंग, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी डायर कंडीशंस हो जाएंगी, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स भी वहां से पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि वो इकोनॉमीज इन एक्सपर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती एनी मोर, गल्फ इकोनॉमीज। तो उससे फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर, रिमिटेंसेस के ऊपर बड़ा सख्त असर पड़ेगा। बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रेमिटेंसेस हमारा एक बहुत मेन स्टे है, और अगर वो उनमें कमी आती है तो पाकिस्तान पर मजीद प्रेशर आएगा, और उसका असर यकीनन इकॉनमी पर होगा। आम जो इंसान है, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उन पर इसका डायरेक्ट असर होगा। तो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी खुल सकती है। एग्री विद यू, इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, इसको रीबिल्ड भी करना होगा, और वहाँ पर जितनी भी मैन पावर चाहिए होगी तो वो इन्हीं साउथ एशिया से ज़्यादा जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी शायद बाद में आए, लेकिन फिलहाल तो एक अनसर्टेन फ्यूचर है। साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बात होती रहेगी। शुक्रिया जहांगीर साहब। जी नाजरीन, तो ये साद साहब थे, साद हफीज साहब। आपने इनकी बातें सुनी। मैं भी हमेशा इनसे बहुत सीखता हूँ, और इनके साथ ये मुकालमा इंशाल्लाह जारी रहेगा। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।